3,000 प्लस बच्चों की जान बचाई है। बहुत दुआएं आपको मिलती होंगी, हर दिन हर पल मिलते होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ बच्चों को पैसे मांगते हुए देखते हैं। वो कई बार ज़मीन साफ़ करने लगते हैं, आपकी कार साफ़ कर देते हैं। जब मैंने अपने कॉन्सर्ट के पैसे डोनेट करना शुरू किए, दैट्स अ वेरी बिग डिसीजन। बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम। सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। मेरे पास कोई साधन तो नहीं है आवाज़ के बिना, बट आवाज़ ही काफ़ी है। सो मम्मा इज़ नॉट अ म्यूज़िक लवर एट ऑल। तो जब मैं रिकॉर्डिंग करके घर आती हूँ और मैं थोड़ा सा गुनगुनाने लगती हूँ, शी लाइक अब तो बंद कर। आपके हर गाने को जनता बहुत प्यार देती है। लापता जब आपने आपका फर्स्ट सॉन्ग था वो बॉलीवुड में, यस। उसके पीछे की क्या कहानी है? सो लापता मुझे सलमान सर की वजह से मिला। वो मेरा पहला ब्रेक था इंडस्ट्री में मुंबई आने के बाद कि तुम जल्दी से RK स्टूडियो आ जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पर मैं गई मम्मा के साथ और उन्होंने मुझे सलमान सर से मिलवाया। तुम ही तुम हो, ख्वाबों तक लागा तुमसे मन, यूं लागा तुमसे मन, कि लागा तुमसे मन ओ पिया। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ लेकिन उनसे मिलके मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर इंसान है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। Hi, this is Palak Muchhal and you're watching me on Bazooka. नन्ही सी उम्र में मिशन बड़ा था, संगीत से दिलों को जोड़ना मिशन सामने खड़ा था। इनकी आवाज़ में जादू है समाया, हर दिल ने इन्हें हाँ बोलकर अपना बनाया। बहुत बहुत स्वागत है पलक मुछाल का बज़ूका पर। कैसे हो आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? दम बढ़िया। और क्या चल रहा है हाल फिलहाल में आपकी ज़िंदगी में, आप ये बताओ। बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह मेरा मिशन चल रहा है, गाने चल रहे हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग आपके मिशन से, क्योंकि आप इतना अच्छा काम करते हो तो इसे मेंशन करना तो बनता है, इसलिए मैं हर इंटरव्यू में मेंशन करती हूँ जब भी आपके साथ होती हूँ। सो स्वीट, थैंक यू। कैसा चल रहा है ये मिशन? सो मिशन अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। 3,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ हो गई हैं, आपको पता ही है। 3,487 किड्स हैव बीन सेव्ड। अभी भी वेटिंग लिस्ट बड़ी ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सर्जरीज़ की जो गति है वो बढ़ गई है। कॉन्सर्ट्स बहुत होते हैं और कॉन्सर्ट्स के रेट्स भी बढ़ गए हैं, तो एक शो से काफ़ी सारे बच्चों की जानें बच जाती हैं। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। एक शो से कितने बच्चों की जान बच जाती है? 10 से 12। 10 से 12। मतलब आप इतना अच्छा काम करते हो, ये कहाँ से दिल में ख्याल आया कि कुछ ऐसा भी करना है? वो कौन सा पल था जहाँ आपको लगा कि यार मुझे भी चेंज करना है, हिंदुस्तान में थोड़ा सा अपना प्रतिशत अपना भी देना है मुझे? एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी तब। सिर्फ एक इंसिडेंट तो नहीं बल्कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए। दिल के करीब कौन सा इंसिडेंट है? आई थिंक जब कभी भी मैंने ऐसे किसी पर्सन को देखा जो मुझसे कम प्रिविलेज्ड हो, मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनकी तकलीफ़ दूर करूं। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, जैसे कि बहुत आम तौर पे जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ बच्चों को पैसे मांगते हुए देखते हैं। वो कई बार ज़मीन साफ़ करने लगते हैं, आपकी कार साफ़ कर देते हैं।
है। मुझे लगता था मैं इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी रही हूँ, उनके साथ ऐसा क्यों, काश कुछ ऐसा ज़रिया मिले कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। तो ये जो भावना थी, आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। एंड फॉर्चुनेटली मैंने इसे नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि हम लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि कई बार हम सोचने लगते हैं कि कोई और कर देगा या हमारी प्रायोरिटीज़ दूसरी हैं। हाँ, बट ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते, और कई बार हम खुद को बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि मे बी वो एक्टिंग कर रहा है, मे बी कोई रैकेट है, ऐसे हाँ। काफ़ी सारे हम कन्वीनियंट आंसर्स खुद के सोच के लिए ऑलरेडी बना लेते हैं। बट मैंने उस सोच को एक्शन में इम्प्लीमेंट किया। आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब कारगिल वॉर हुआ, जब मैंने दुकान जाकर, मैंने सुना था 25 साल पहले Yes. एक बच्चे का आपने करवाया था, वो हमने इंटरव्यू भी किया था। यस करेक्ट। तो उस बच्चे से पहले इनफैक्ट कारगिल वॉर जब हुआ, तब मैंने ए मेरे वतन के लोगों का आकर पैसे इकट्ठे किए थे। वो एक रियलाइजेशन सुना था दुकान आप गई थी और 3-4 दिनों में 25 से 30 हज़ार शायद। 25,000। ओके। एंड वो बहुत बड़ा रियलाइजेशन था कि मेरे पास कोई साधन तो नहीं है आवाज़ के बिना, बट आवाज़ ही काफ़ी है किसी की मदद करने के लिए। तो वो एक जो रियलाइजेशन था, फिर उसके बाद वो बच्चा लोकेश मदद के लिए आया, उसकी सर्जरी हुई, उसके बाद से एक काफ़िला सा बन गया कि बच्चे आते गए मदद के लिए, आगे से आगे शोज़ आते गए। एंड देन फाइनली अब ये बहुत ही एक बड़ा एक विस्तार रूप ले लिया है इस बहुत मिशन बड़ा ने। प्लेटफॉर्म। और शायद जब आपने स्टार्टिंग की थी तो कैसा ऐसा कोई फाउंडेशन वगैरह था नहीं। yes. तो आगे 8 से 9 साल पहले शायद आपने बिल्ड किया। यस, फाउंडेशन अभी कुछ सालों पहले ही इस्टेब्लिश हुआ है, अब हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है। सो आई थिंक थैंक यू। सो ये मिशन अब बढ़ता ही जा रहा है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक मिशन ही बन जाएगी, एक छोटी सी एक इनिशिएटिव जो लिया था। बट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर इट। एंड आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं और इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां आपने 3,000 प्लस बच्चों की जान बचाई है। बहुत दुआएं आपको मिलती होंगी, हर दिन हर पल मिलते होंगे। हाँ जी। अच्छा, पलक, ये सिंगिंग की जर्नी कब स्टार्ट हुई? कब आपने सोचा कि यार यही मेरा है, जो है यही है, इसे ही अपनाना है? जब 2.5 साल की थी तब पहली बार गाया। 2.5 साल के बच्चे यहाँ खिलौनों से खेलते मिलते हैं। और वो भी एक मारवाड़ी फैमिली फंक्शन था। मैं मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और हमारे यहाँ महिला संगीत बहुत एक बड़ा एलैबोरेटेड बहुत सारे लोग मिलके गाना वगैरह गाते हैं। सो मैंने मम्मा से ज़िद की कि मुझे भी स्टेज पर जाकर गाना है। एंड चल रही सजनी अब क्या सोचे लता जी का गाना मैंने गाया, जो मम्मा के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि कोई भी नहीं गाता था फैमिली में। बट फिर उससे बहुत मम्मा ने एक डायरेक्शन दिया। शी पुट मी इनटू क्लासिकल सिंगिंग क्लासेस। तो जब मैं 4 साल की हुई तब तक मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना भी शुरू कर दिया था, और तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे बड़े होकर फिल्मों के लिए गाना है। एंड तब से लेकर जो एक जर्नी थी वो पूरी एक फोकस जर्नी रही कि इस साल पे ये होगा, इस साल पे मैं मुंबई जाऊंगी, फैमिली के साथ शिफ्ट होंगी। मतलब पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग बकेट लिस्ट बनी हुई थी। यस। क्या क्या है और बकेट लिस्ट में आपके? बहुत कुछ है। आई हैव लाइक एंडलेस एम्बिशंस एंड ड्रीम्स। और प्लीज़ बताइए, हमें जानना है कि पलक के बकेट लिस्ट में क्या क्या है। एक्चुअली बचपन से ही मेरे पास हमेशा 5 ईयर एंड 10 ईयर प्लान होता था। एंड आई बिन वेरी स्पेसिफिक अबाउट दोज प्लान्स कि मुझे तब ये करना है, तब ये करना है। सो हॉस्पिटल जैसे कि मैंने बताया आने वाले गोल्स में वो है। बहुत सारे गाने गाने हैं, कुछ इंटरनेशनल गा रही हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हुए हैं जो रिलीज़ होना है। सो वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आई फील दैट जब आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक पर्पस मिल जाता है तो स्काई इज़ द लिमिट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत लेट एज में डिसाइड करते हैं कि उनको लाइफ में क्या करना है। इनफैक्ट जो चैरिटी वर्क भी है वो हम एक अपनी लाइफ के सारे प्रायोरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म करने के बाद फिर सोचते हैं कि हाँ चलो अब सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। हाँ जी। बट अगर आपको बहुत जल्दी ही एक मकसद मिल गया आपके लाइफ के लिए और करियर के लिए, तो फिर आई थिंक स्कोप बहुत बढ़ जाता है। और आपका मकसद जब आप छोटी थी तभी मिल गया था। तो कितना सपोर्ट रहा आपके माता पिता का आपकी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक? आई थिंक मम्मा पापा का सपोर्ट अगर नहीं मिलता तो ये जर्नी ए से बी तक भी नहीं पहुंच पाती। बिकॉज जब मैंने अपने कॉन्सर्ट के पैसे डोनेट करना शुरू किए, दैट्स अ वेरी बिग डिसीजन। बहुत
कम माता पिता आपको इतना दान करने के लिए आगे Exactly. कहते हैं कि कर दो। एग्जैक्टली। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में बोलेंगे हाँ बेटा जो तुम कमा रही हो वो दे दो, तो उसका 50% या 60% दे दो या 40 या 30 रखो। लेकिन मतलब हेड्स ऑफ कि आपके मम्मी पापा इतना आपको सपोर्ट करते हैं कि जो भी आप कमा रही हैं उसका आधा हिस्सा या आधे से ज़्यादा आई डोंट नो वो आप देती हैं, और ऑब्वियसली आप देती हैं तभी इतने सारे बच्चे आपके पास हर वक्त आते हैं। 100%। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने मिशन की शुरुआत की, मैं जिस एज में थी, अगर मम्मा पापा मुझे बोलते भी कि नहीं ये तुम खुद ही रखो या ये सही नहीं है, तो शायद मैं कन्विंस भी हो जाती। बट उन्होंने हमेशा से ही, जिस तरह मैंने कॉन्सर्ट के पैसों को उन बच्चों के पैसे माना है, वैसे मेरे पेरेंट्स ने भी उस सोच को हमेशा बढ़ावा दिया है। फील दैट अगर उनका गाइडेंस, प्रोटेक्शन, सपोर्ट नहीं होता तो कुछ भी नहीं हो पाता। एंड माई मॉम इज़ सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मिशन ऑल्सो कि वो बच्चों से मिलती हैं, पेरेंट्स से मिलती हैं, देन शी गिव्स मी अ गो अहेड कि ये पर्सन वाकई में नीडी है। फिर मैं डॉक्टर्स से बात करती हूँ। सो इट्स लाइक अ प्रोसेस। तो वो मेरे करियर में हो चाहे मिशन में हो, हमेशा 24 घंटे, अब तो मेरी शादी हो गई तो 24 घंटे नहीं है, लेकिन हमेशा मेरे साथ रहती हैं। अच्छा, शादी हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हम सबको पता है कि भाई एक अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हमें और पता चले कि कैसी अब कैसा है आपका रिलेशन एंड ऑल, थोड़ा कैसे मिले थे आप? वैसे तो हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। एक ही इंडस्ट्री में आप यस, 2011 इज़ द ईयर व्हेन आई मेट हिम द फर्स्ट टाइम एंड sang for him. I used to call him मिथुन सर उस वक्त। नाइस। और हमारी रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल ही रही है, बिकॉज हम दोनों बहुत सिमिलर हैं उस सेंस में कि जब मैं स्टूडियो जाती हूँ तब मैं गाती हूँ, गाना लिखती हूँ, गाती हूँ और सुनती हूँ और निकल जाती हूँ। एंड ही इज़ ऑल्सो मैन ऑफ अ वेरी फ्यू वर्ड्स, तो वो भी बात नहीं करते। हाँ, तो हमने भी नोटिस की। कैसे बात करते फिर आप दोनों? तो हम पहले तो बस ऐसा ही रहा कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप रही टिल जब उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात की कि उनका ये दर्शन है कि हम मैरिज कर लें। सो देन जब मम्मा ने, उनके पेरेंट्स ने मिलके डिसाइड किया, फिर उसके बाद जब हमने एक्चुअली बात करना शुरू किया तब इतनी सारी बातें थी करने के लिए हमारी आज भी बातें ख़त्म नहीं होती है। मैं घर से निकलती हूँ, वी स्टिल ऑन द फोन टॉकिंग टू ईच अदर, ही इज़ एट वर्क, वी स्टिल टॉकिंग टू ईच अदर, एंड हमारी बातें सुबह से लेकर रात तक चलती रहती हैं। एंड आई थिंक आपको एक ऐसे पार्टनर मिल जाना जो बहुत ही सिमिलर हैं इन नेचर, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स के, वो भी बहुत ज़्यादा पक्के हैं। जो सच्चाई है उनमें, सबसे बड़ी बात वो जितना सपोर्ट करते हैं मुझे। आई थिंक एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अगर आपको आपके पार्टनर के रूप में आपका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, आपके बेस्ट फ्रेंड, कॉन्फिडेंस, सब कुछ मिल जाए। एंड ही सच एन अमेजिंग पर्सन। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ लेकिन उनसे मिलके मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर इंसान है। जब आप मिथुन से नहीं मिली थी तब आपकी लाइफ में प्यार के क्या मायने थे, और आप जब मिल चुकी हैं, शादी हो गया है, परिवार बन चुका है, तो अब क्या मायने बदल चुके हैं प्यार के? सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हमेशा से गोल्स थे 5 साल 10 साल, और जब आप एक मारवाड़ी फैमिली में बॉर्न होते हैं तो शादी सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट टॉपिक होता है घरों में। सो मेरे घर में हमेशा से बातचीत होती रहती थी कि किस तरह का एक पर्सन मेरी लाइफ में होना चाहिए। माई पेरेंट्स वर वेरी लाइक दे वर प्रिपेयरिंग फॉर माई मैरिज जब मैं 3-4 साल की थी तब से। बट मुझे पता था कि जब ये बहुत क्लियर बात थी कि मैं शादी अपने पेरेंट्स की पसंद की करूँगी। बचपन से सोचा था आप, बचपन से कहेंगे वही करेंगे। हाँ, और मैं बहुत एकदम, वो होता है ना ब्लाइंडर्स लगे होते हैं, तो मैं बिल्कुल वैसे ही जी रही थी अपनी लाइफ में। मेरी कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती, और मुझे पता था कि जब मेरे पेरेंट्स बोलेंगे कि इनसे शादी करनी है फिर मुझे उस पर्सन से प्यार होगा। और मेरे लिए हमेशा से प्यार बहुत ही बड़ी एक वैल्यूएबल फीलिंग रहा है। और मुझे पता था कि जब मुझे प्यार होगा तो वो एकदम सबसे हाई लेवल पे होगा ना, पायदान पर होगा मेरी ज़िंदगी में। सो मेरे लिए मिथुन जी को पाना एक जीवन साथी के रूप में, आई थिंक वो जो एक दर्शन था मेरा प्यार के लिए हो या शादी के लिए हो, वो उसके मायने और ज़्यादा बढ़ गए, उसका रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़।
पलक, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं ऑब्वियसली, और आजकल की जनरेशन, हम सोचते हैं कि हमें इस तरह का लड़का चाहिए, हमें उस तरह का लड़का चाहिए। तो आपने कभी नहीं सोचा था कि आप जिससे शादी करेंगी उनमें क्या क्या होना चाहिए? एक लिस्ट होती है ना कि इसमें ये होना चाहिए, अगर वो ये है तो भाई हम शादी करने के लिए हाँ। रेडी हैं। तो आपने पूरा अपने पेरेंट्स पे छोड़ दिया था। हाँ जी। आप क्या चाहती थी? लिस्ट तो डेफिनेटली थी माइंड में सब बहुत पूरी हो चुकी सारी, है। बहुत लंबी। हर एक जो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स पे टिक मार्क लगा व्हेन आई मेट मिथुन जी। बोनस भी मिला। बट आई फील कि सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि द पर्सन हैज़ टू बी एन एम्पैथेटिक पर्सन, एक पर्सन जो दूसरों के दर्द को समझ सके। बिकॉज़ जो मेरा मिशन है वो मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर कोई उस भावना को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं जाकर मेरे मिशन में एक रुकावट आ सकती थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ही हैज़ अ हार्ट ऑफ अ गोल्ड, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और जिस तरह से वो मेरे मिशन में सपोर्ट करते हैं, मेरी भावनाओं को समझते हैं। कई बार बच्चे घर आ जाते हैं, लास्ट स्टेज पर होते हैं, एम्बुलेंस लेकर आ जाते हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव, और उसमें वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हर तरीके से करते हैं। सो ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वो पर्सन दूसरों के दर्द को समझें, और वो उनमें है। अच्छा, प्यार है तो प्यार में झगड़े तो होते हैं, तो आपके भी कभी होते हैं झगड़े? ऑनेस्टली टचवुड नज़र ना वेरी नाइस। बिल्कुल नहीं होते। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी सोच बहुत सिमिलर है, हमारी जो प्रायोरिटीज़ है वो बहुत क्लियर है लाइफ में, और हम दोनों ही एक शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। मैं जब आई थी यहाँ पे तो मैं पीछे पिक्चर को देख रही थी, वो कब की है अगर आप बता पाएँ तो? वो पिक्चर I think दिवाली की है। दिवाली, इसी दिवाली की है? यस। पूरी फैमिली एक साथ, मतलब कैसा माहौल होता है जब ये घर में पूरी फैमिली एक साथ बैठती है, तो किस तरह की बातें होती हैं? क्योंकि हर आपके परिवार में हर कोई कुछ ना कुछ अलग ही करता है। हाँ जी। पलाश को मैंने देखा, मिथुन जी को मैंने देखा, आपको देखा, मतलब एक फैमिली, बॉलीवुड फैमिली हो एकदम हाँ पूरी। जी। तो क्या किस तरह की बातें होती हैं? आम घरों में जैसी बातें होती हैं वैसे ही होती हैं। मतलब गाना गा के आप दोनों एक दूसरे को बुलाते हैं? इनफैक्ट घर में काम की बातें सबसे कम होती हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है कि बाहर की बातें हम बाहर रख के हाँ। घर आए तो फैमिली। करेक्ट। एंड मिथुन जी एंड आई, हम दोनों भी अपने घर में हमारा एक नियम है कि हम जब घर आते हैं तब हम काम बाहर छोड़ कर आते हैं, एंड वी रियली बिलीव इन कीपिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस वेरी सैंक्टिफाइड। तो लेकिन म्यूज़िक तो रग रग में है, रग रग उससे में तो है। कहीं दूर नहीं हो सकते। और मुझे तो प्रिविलेज भी मिलता है बिकॉज ही इज़ मच सीनियर टू मी, ही इज़ मच मोर लर्नड दैन मी, तो मुझे उनसे सीखने भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन घर में हम आम बातें करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मुछाल फैमिली में तो इट्स लाइक मेरी मम्मा 24 घंटे मेरे साथ रहती हैं, तो रिकॉर्डिंग्स पे भी, शोज़ में भी, हर जगह वो साथ में जाती 24 घंटे, एज इन वर्क वाइज। ठीक है, कोई बात नहीं, माता होती है, आप बोल सकती हैं। एंड सो मम्मा इज़ नॉट अ म्यूज़िक लवर एट ऑल। तो जब मैं रिकॉर्डिंग करके घर आती हूँ और मैं थोड़ा सा गुनगुनाने लगती हूँ, शी लाइक अब तो बंद कर। तो म्यूज़िक की बातें बिल्कुल भी नहीं होती है यहाँ पर। लेकिन हाँ, इट्स अ वेरी खुशनुमा इन्वायरमेंट, और सभी जानते हैं कि ये घर बहुत सारे लोगों के लिए खुला रहता है हमेशा। आई थिंक यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही वेलकमिंग इन्वायरमेंट है। जब हम मुंबई शिफ्ट हुए थे तभी से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं, और उनकी एक टाइम का खाना यहाँ पर फिक्स्ड है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ हाउस, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। वाओ, मतलब क्या ही कहना। आप आपके परिवार के बारे में जान के तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं आपके, और परिवार के बारे में आज मुझे पता चला कि इतने उच्च विचार बहुत कम फैमिली से रखती है, बट बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं अब म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तब जब आप आई थी फर्स्ट टाइम मुंबई, तब कैसा माहौल था? और आप जब देखते हो अलग अलग तरह के रियलिटी शोज़ बन चुके हैं, लोग अपने हुनर को दिखाते हैं, तो अब कैसा चेंजेस कैसा हुआ है तब के और आपके हिसाब से? आई फील कि कंपटीशन तो हमेशा से रहा है। अब प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए, अब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। बिकॉज तब अगर किसी को प्लेबैक सिंगिंग करनी होती थी तो फिल्म वाज वन ऑफ द मेन ज़रिया जिसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, या सिंगल्स थोड़े बहुत
होते थे, लेकिन अब इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का जो एक पूरी दुनिया सी बन गई है, वो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है आर्टिस्ट्स के लिए, बिकॉज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और फिल्में तो चुनिंदा ही बनती है, तो सारे सिंगर्स को फिल्मों में गाने मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब अगर आप ख़ुद का एक सिंगल निकाल रहे हैं, उसको भी लोग उतना ही पसंद करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आपकी ख़ुद की फ़ैन फॉलोइंग आपने इस्टेब्लिश किया है, तो आपको किसी लेबल की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना गाना ख़ुद रिलीज़ कर सकते हैं अपने फ़ैन्स के लिए। सो आई थिंक अब जो स्कोप है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बहुत बढ़ गए हैं लोगों के लिए, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है। आपके हर गाने को जनता बहुत प्यार देती है। लापता जब आपका फर्स्ट सॉन्ग था वो बॉलीवुड में, यस। इसके पीछे की क्या कहानी है? सो लापता मुझे सलमान सर की वजह से मिला। वो मेरा पहला ब्रेक था इंडस्ट्री में, और जब मैं उनसे मिली थी, मिलते ही उन्होंने मुझे कह दिया था कि तुम बहुत जल्दी मेरी मूवी के लिए गाओगी। जब मैं मुंबई आई तब मैं कुछ ही लोगों को जानती थी, और उनमें से एक थे रोमी जाफरी अंकल, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हैं। तो उन्होंने मुझे 7वें दिन कहा मुंबई आने के बाद कि तुम जल्दी से RK स्टूडियो आ जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पर मैं गई मम्मा के साथ, और उन्होंने मुझे सलमान सर से मिलवाया। एंड सलमान सर, ओह गॉड, आई वाज वेरी हैप्पी टू मीट हिम। और उनका एक इंदौर से कनेक्शन भी रहा है, तो ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी टू मीट मी कि मैं इंदौर से आई हूँ। और फिर उन्होंने मुझसे गाने के लिए कहा। फिर मैंने उन्हें जैसे ही गाना सुनाया, उन्होंने कहा कि तुम बहुत जल्दी मेरी मूवी के लिए गाओगी। एंड बहुत जल्दी उन्होंने मुझे अपनी मूवी के लिए गवा लिया, और मेरे लिए पहला ब्रेक मिलना, जो कि एक यशराज फिल्म के लिए हो, सलमान सर की फ़िल्म हो, कबीर खान जी जिसे डायरेक्ट कर रहे हो, सुहेल सेन जी का म्यूज़िक, आई फील कि उससे बड़ा ब्रेक तो हो ही नहीं सकता था। एंड उसके बाद उनकी हर फिल्म्स में उन्होंने गाने गवाए। एंड देन आफ्टर एक था टाइगर व्हेन आई गॉट आशिकी 2, तो वो ह्यूज सक्सेस, दैट वाज लाइक अ लाइफ टर्निंग पॉइंट जो कहते हैं, वो मेरे लिए रहा, बिकॉज देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके रिलीज़ होते ही मैंने 50+ गाने रिकॉर्ड कर लिए, एंड तब से लेकर अब तक इट्स बिन अ ड्रीम जर्नी। एंड फिर सनम तेरी कसम, जिसे अभी हाल फिलहाल में और प्यार मिल रहा है। Yeah. अब गाने तो हिट थे ही, लेकिन अब फिर से वो गाने दोबारा हिट हो रहे हैं। Yes. मतलब क्या गाया है आपने। Thank जब you. इतना प्यार मिलता है, तो कहते हैं ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्टारडम में बह जाते हैं, लेकिन आप अभी भी ऐसे सिंगर हैं, आप इकलौते जो स्टारडम में नहीं बही हैं। जहाँ थी आप डाउन टू अर्थ, आप वही हैं। Thank you. कैसे मैनेज करती हैं आप? कैसे? मेरे लिए आई थिंक स्टारडम का मतलब प्यार ही है लोगों का, और मुझे लगता है कि मैं बहुत 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 लकी हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतना सारा प्यार मिलता है, और मैं बिल्कुल भी उसे ग्रांटेड नहीं लेती हूँ। मैं बस यही कोशिश करती रहती हूँ कि मैं उस प्यार के डिज़र्विंग रहूं हमेशा, और लोगों को डिसअपॉइंट ना करूं। एंड मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पे, बहुत सारे लोगों की दुआएं भी हैं मेरे साथ, और इसीलिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है मेरे लिए मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरी पूरी जर्नी है, मैं बहुत सारे लोग हैं जिनको ओ करती हूँ ये जर्नी। सो कौन कौन है वो लोग? आई थिंक मैं मतलब गिनती में भी नहीं गिना सकती, इतने सारे लोग हैं। फिर भी 2-3 जो आपके बहुत करीब हैं, बहुत करीब। आई थिंक सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, देम, बिकॉज़ अगर वो नहीं होती तो जैसे मैंने कहा कुछ भी नहीं हो पाता। आई फील कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है मेरे मिशन में। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मुझे डिस्काउंट्स मिलते हैं, क्रेडिट भी मिल जाती है, उनका सपोर्ट मेरे मिशन में रहा है। आई थिंक मीडिया हैज़ सपोर्टेड मी सो मच, बिकॉज जो मेरे मिशन की जानकारी लोगों तक पहुंची है, उसी की वजह से वो बच्चे मुझसे संपर्क कर पाते हैं। दैट आई फील मेरे हस्बैंड पलाश, मेरा भाई, वो पहले दिन से ही मिशन में मेरे साथ है। जब मैं लोकेश के लिए गा रही थी तो उसने कहा कि दीदी तू अकेले नहीं गाएगी, मैं तेरे साथ हूँ, और तब से लेकर आज तक हमने हर कॉन्सर्ट साथ में किया है। माय हस्बैंड बीइंग द बिगेस्ट सपोर्ट दैट आई हैव टुडे।
उसके अलावा भी इंदौर, जहाँ से मैंने शुरुआत की, वहाँ के जितने भी लोग हैं, अगर मैंने शुरुआत किसी और शहर में की होती तो पता नहीं इतना प्यार मिलता कि नहीं। तो हर एक इंदौर वासी, सलमान सर, आई ओ अ लॉट टू हाँ, हिम। मैंने कई इंटरव्यूज़ देखे हैं जहाँ ही सपोर्टेड यू अ लॉट। इट वाज लाइक कि क्या काम करती है ये लड़की। His support, then all the music composers I've worked with, it's an endless list. Yeah. मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जहाँ आपने कहा था कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल सारी एडवाइस मैं सलमान सर से लेती हूँ। पर्सनल भी लेती हैं आप? Personal Go to dial होते हैं वो आप? I feel that जब भी मैं stuck हो जाती हूँ किसी situation में, yeah. so and he's somebody who is always there for you unconditionally. मतलब वो आपकी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करते हैं जैसे कि वो उनकी खुद की प्रॉब्लम हो। नो मैटर हाउ पेटी अ प्रॉब्लम आई टेक टू हिम, ही ट्रीट्स इट लाइक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। किस तरह की प्रॉब्लम लेके जाती हैं आप? फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मेरे पास आया है एंड यू नो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जो नीडी ना हो एंड दे जस्ट कम टू यू टू टेक एडवांटेज। ऐसा अगर कोई एपिसोड हो गया, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ हॉस्पिटल्स ने मुझे ओवरचार्ज कर दिया हो, तो देन आई टेल हिम कि सर यू नो दे बिल्ड मी सो मच, मैं इतनी मेहनत से उनके लिए यू नो शोज़ कर रही हूँ एंड दे आर लाइक चार्जिंग मी डबल, एंड देन ही कॉल्स अप एट द हॉस्पिटल ऑल्सो एंड ही सेज क्यों तुम उस बच्ची को लूट रहे हो। So yeah, these kind of problems, yes. ये आप प्रॉब्लम्स लेके जाते हो, वाह ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। नॉट दैट मतलब छोटी प्रॉब्लम नहीं है बाबा, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और आप एक होता है ना कि एक इंसान का रहना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ भी आप स्टक हो जाते हो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। Yes. आपकी लाइफ तो मतलब ठीक चल रही है तो क्या बोलोगे आप? ठीक चल रही है? Amazing. और हम आपको विश करते हैं कि आपकी लाइफ ऐसे ही अच्छी चलती रहे Thank और you. आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। लेकिन आप अपने भाई के लिए भी गाने वगैरह गाती हैं? हाँ जी, उसकी फिल्म्स में मेरा गाना होता ही है। गाना होता ही है तो कैसे होता है कि वो कहते हैं कि दीदी प्लीज़ गाना गा दो मेरे लिए, या फिर आप? अरे प्लीज़ शब्द तो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। व्हेन इट कम्स टू मी इट्स लाइक अच्छा सुन मैंने स्टूडियो बुक कर लिया, अभी तुरंत आ जा। नाउ आई हैव टू टेल हिम लिसन मेरी शादी हो गई है, आई हैव अ शेड्यूल, आई डोंट लिव इन योर हाउस, ट्रीट मी विद रिस्पेक्ट, लिव इन योर हाउस। एंड ही इज़ लाइक कि हाँ अभी 15 मिनट में लिरिक्स लिख के भेज दे। सो ही इज समबडी हु रियली ट्रीट्स मी लाइक घर की मुर्गी। घर की मुर्गी, कहावत है ना, घर की मुर्गी साग बराबर। तो किस तरह की बॉन्डिंग है? यू नो वो भी काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं और आप तो कर ही रहे हो, तो किस तरह की बॉन्डिंग है आप लोग में एज अ प्रोफेशनल? अगर पलाश एंड आई हैव ऑलवेज लाइक आई सेड कि हम हमेशा कॉन्सर्ट साथ में ही करते हैं। सो इट्स बिन लाइक अ जर्नी एज अ मिशन फॉर अस एंड टुडे आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम कि वो इंटायरली डिफरेंट एक जो डायरेक्शन की फील्ड है उसमें बहुत अच्छा कर रहा है। और जैसी फिल्म उन्होंने काम चालू है और वो हमेशा अपनी फिल्म्स के ज़रिए एक मैसेज पर फोकस करता है, विच आई फील इज़ एन एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं गर्व महसूस करती हूँ एंड आई रियली होप कि वो जितना टैलेंटेड है दुनिया को उसका टैलेंट विटनेस करने का मौका मिले। अच्छा, आजकल बहुत सारे सिंगर्स नए निकल कर आ रहे हैं, तो कोई उसमें से आपका फेवरेट जिसे आप सुनना पसंद करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है कि वो इंसान छोटी सी जगह से निकल कर बड़ी जगह पहुँचे हैं? बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स हैं। इनफैक्ट आई रियली लाइक लिसनिंग टू विशाल मिश्रा जी सॉन्ग्स। गॉड, जस्ट मेरे दिमाग में था कि I'll tell you कि विशाल मिश्रा इज आल्सो one of them. I really like his songs and I really like his voice. Yeah. Oh my God, मतलब विशाल मिश्रा। कोई एक गाना जो आप गाना चाहें? विशाल जी का? अपना खुद का भी गा सकते हो। मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, मैं दे सकती हूँ, बट आप अपने मन से गाओ। अभी हाल ही में हमारा साथ में गाना रिलीज हुआ था जो मिथुन जी के लिए हमने गाया था, वनवास। सो दैट सॉन्ग है, गाओ ना प्लीज। हाँ, तुमसे बंधन बांध लिया है मैंने अंतिम सांसों तक, तुम ही तुम हो मेरे मन में, तुम ही तुम हो ख्वाबों तक, लगा तुमसे मन, यूं लगा तुमसे मन,
के लागा तुमसे मन्नो पिया। मैं खो गई। ऐसे ही मतलब आपकी आवाज़ एकदम कहते हैं ना शहद से भरी हुई है। Thank you. और ऐसे ही इस आवाज़ के दम पे आप ऐसे ही काम करते रहो, हमारी दिल से दुआ है। मैंने हमेशा आपको देखा है कि आपने हमेशा बहुत ही अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन आप कभी किसी हिप हॉप या फिर किसी रैपिंग की दिशा में नहीं गई हैं। आपने हमेशा शुद्ध देसी गाने गाए हैं, अच्छे, जो जिसे सुनकर ऐसा लगे कि बस इस आवाज़ में हम खो जाएं। के सर के साथ अपने इतने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम किया है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? और क्या कभी हम आपको भी कुछ ऐसा सॉन्ग गाते हुए देख सकते हैं, या नहीं आप जो कर रही हैं हमेशा आप उसी दिशा में आगे बढ़ती रहेंगी? सो बहुत बड़े बहुत अच्छे बहुत ही गुणी सिंगर्स और म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ, लिरिसिस्ट्स के साथ सॉन्ग मुझे आपका के सर के साथ एग्जैक्टली आया था, oh my God. काम करने का मौका मिला है। एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ बिकॉज़ मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे इतने सारे गाने गाने को मिल जाएंगे, इतने अमेजिंग लोगों के साथ काम करने को मिल जाएगा। बट अगेन मैं बार बार ये शब्द यूज़ करती रहती हूँ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। मेरे लिए सिंगिंग में जो भी गाना मैं गाती हूँ, लिरिक्स के बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। तो मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं गाती हूँ या गाऊंगी जिसके लिरिक्स ऐसे हो जिनके साथ मैं रिलेट ना कर पाऊँ, या जो मैसेज मैं लोगों तक ना पहुँचाना चाहूँ। बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आई फील दैट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोजेक्ट द पर्सन दैट हु आई रियली एम। एंड ऑफ कोर्स जब आप फिल्मों में गाते हैं तब आप एक किसी कैरेक्टर के लिए ही गाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो लिरिक्स के इम्पोर्टेंस को लेकर जो दायरा है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो कई बार मैंने ऐसे गाने नहीं गाए हैं जिनके लिए मुझे अप्रोच किया गया है, जिनके लिरिक्स के साथ मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ। सो वो चीज़ हमेशा बनी रहेगी। जहाँ तक जॉनरास की बात है, तो इस साल स्पेशली जो गाने आने वाले हैं वो बहुत अलग अलग तरह के हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं। सो या आई रियली होप कि सबको उतने ही पसंद आए जितने मेरे सोलफुल रोमांटिक गाने पसंद आते हैं। पलक, आप इतनी खूबसूरत हो, मतलब आपकी आवाज़ इतनी प्यारी, तो कभी कभी आपको कभी एक्टिंग से ऑफ़र आया कि ये फिल्म है इसमें एक्टिंग कर लो, या फिर कभी ऐसा हुआ हो? आया तो होगा, जहाँ तक मुझे लगता है आया तो होगा। हाँ जी, कई बार। बट एक्टिंग कभी भी मेरे गोल्स में नहीं रही है। बिकॉज़ मुझे लगता है एक्टिंग एक प्रोफेशन है, एक आर्ट है, एक टैलेंट है। और उसके लिए भी लोग बहुत मेहनत करते हैं। जो एक्टर्स होते हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन एनहांसिंग द स्किल। तो वो स्किल एक्टिंग वाली मैंने ना सीखी है ना मुझ में है। तो मैंने सिंगिंग के लिए बहुत मेहनत की है, और मैं इस टाइम को चेरिश करना चाहती हूँ। एक्टिंग कभी भी कार्ड्स में नहीं रही है। कभी आप नहीं करेंगी? नेवर से नेवर। Here I can say never. ओके, इट्स ओके। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आपको देना है। Okay. और ऐसे क्वेश्चंस मैंने चुने हैं जो आपके फैंस भी जानना चाहते हैं, Okay. बेताब है जानने के लिए। तो अ सॉन्ग दैट डिस्क्राइब योर मूड राइट नाउ। Right now, यस। आज मौसम बड़ा बेईमान है। ओह वाओ। सेकंड, योर गो टू कंफर्ट फूड। मैगी। मैगी? मारवाड़ी फिर लड़की मैगी खाती है। हाँ, कंफर्ट फूड ना, बट मैंने वो 6 महीने से नहीं खाई है। अच्छा, ओके, राइटिंग। इफ नॉट अ सिंगर, व्हाट वुड यू बी? A doctor, cardiologist, or a cardiac surgeon. Wow. One Bollywood actor you would love to playback sing for. Okay. Can I choose it from yesteryears? Saira Banerjee. Oh wow. Mountains or beaches? Mountains. पानी से मुझे डर लगता है. One song you wish you had sung. Many. लग जा गले. But I don't wish that मैं लता जी, मुझे लगता है लता जी ने जैसा गाया वैसे तो कोई नहीं गा सकता. But हाँ, लग जा गले. Night owl or early bird? Early bird, for sure. Also night owl sometimes. A habit you can't give up. Habit. I think being emotional. It's also like why I'm calling it a habit is because that puts me in trouble most of the times. Because जो भी मुझे मदद के लिए आता है मैं कर देना चाहती हूँ. Wow, very nice. Your biggest musical inspiration? लता जी. One dream duet partner. One dream duet partner. लता जी. लता जी, क्या ही कहना. A song you can sing on loop.
I can sing on loop. Yes. Right now it's Sanam Teri Kasam. तो गा दीजिए, देर किस बात की। बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगी जो तुम मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। Wow, wow, thank you. One thing fans don't know about you. नाउ दे डू आई थिंक कि मुझे पानी से डर लगता है। दूसरा कोई नहीं है, पहले ही बता दिया आपने वो। ओके, लास्टली अ सिंगर फ्रॉम द पास्ट यू विश यू कुड कोलैबोरेट विथ। किशोर कुमार जी। किशोर कुमार जी के साथ आप गाना चाहती हैं, तो किशोर कुमार की लास्टली कोई गाना अगर आप गा के बता दें। कौन सा गाऊँ? कोई भी जो आपका दिल करे। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। आपकी आवाज़ में हर कोई खो सकता है, हर कोई समा सकता है। पलक, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अपनी फैंस को आप क्या कुछ कहना चाहेंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से? मैं अपने फैंस को, सपोर्टर्स को, पल्किंस को यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए। मैं बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आपके प्रेजेंस के लिए मेरी लाइफ में। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कभी आपको निराश ना करूँ और आपका प्यार इसी तरह मुझ पर बना रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट करती रहें, ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और जिस दिशा में आप चल रही हैं उस दिशा में हमेशा बने रहें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।